Hello everyone, starting the last chapter probability and last major chapter probability. So today we are going to do a lot of definitions. We are going to write down a lot of definitions. तो आपको आज लिखने का काफी समय मिलेगा. एंड प्रीवियस चैप्टर्स के लिंक जो है पीडीएफ्स के वो मैंने अपलोड नहीं करे जल्दबाजी में. आई विल अपलोड इट टुडे. मैं आज आपको पूरा एक साथ ही लिंक दे दूंगा. ठीक है. तो अगर आप आज ये वाला वीडियो का रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो पूरा वेक्टर पूरा 3D का कंप्लीट कंप्लीट पीडीएफ मर्ज्ड फॉर्म में है ना. पूरा नॉट जस्ट लेक्चर 1 2 पूरे लेक्चर 1 से लेके लेक्चर लास्ट तक पूरा मर्ज होके एक पीडीएफ नीचे मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे. ठीक है. तो वो आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए. तो आपको एक एक लेक्चर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड एज फार एज दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज कंसर्न इसकी भी पीडीएफ यहाँ पे नीचे है. तो वो आप आराम से डाउनलोड कर लो एंड चाहे तो प्रिंट आउट निकाल लो. डोंट वेस्ट योर टाइम. समझने में ज्यादा भलाई है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है. आप लिखो ना लिखो मेरे को कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं है. क्योंकि यार समझ रहे हो ना, आप अगर लिखते हो तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलता है. ऐसे तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अपने को ज्यादा लिखना है. तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ साथ लिखो. डोंट रिलाई ऑन पीडीएफ. दूसरी बात ये है कि इसमें प्री रिक्विजिट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको आना चाहिए. ठीक है. आपको आना चाहिए सेट थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए. सेट थ्योरी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए. सेट थ्योरी के अंदर आपको वेन डायग्राम या वेन एन डायग्राम जो बोलते हैं अपन, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए. बहुत ही ज्यादा अच्छे से आना चाहिए. एंड आई बिलीव आप सबको बहुत अच्छे से आता है. ठीक है. एक दो फॉर्मूले जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बस ये फॉर्मूले में इंसान अटकता है. अदरवाइज तो ए इंटरसेक्शन बी हम सबको आता है. ए यूनियन सॉरी 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 यूनियन, मेरा मतलब यूनियन है. मेरी भावनाओं को समझो. तो ये सारे फॉर्मूले बस अपने को अच्छे से रिवाइज करने. ए यूनियन बी या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी. और फिर उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा अच्छे से आना चाहिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो डी मॉर्गन्स लॉ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. ये प्रेरिक्विजिट है आपका. ठीक है. फिलहाल हम सेट थ्योरी का एप्लीकेशन जो है आज के दिन शायद ही स्टार्ट कर पाए. कर भी दिया तो बहुत बेसिक करेंगे. इतना अगर आपको आ जाता है तो यू आर गुड टू गो इन प्रोबेबिलिटी. सेकेंडली आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आनी चाहिए. तो बेसिक पीएनसी अगर आपको आता है, अगर आपको पता है कि 10 में से 5 लोगों को कैसे चूज करना है और फिर उनको अरेंज कैसे करना है, तो आप अच्छे से प्रोबेबिलिटी समझ सकते हो. अरेंज करना यहाँ पे हम करते नहीं वैसे प्रोबेबिलिटी में, सिर्फ चूज करना अगर आपको आता है दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है ना. तो परमुटेशन एक बहुत बेसिक सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमको आना चाहिए. ऑल्दो आप लोगों को आता है, यूर जस्ट अ रिविजन अवे. थोड़ा सा रिवीजन करोगे पीएनसी में तो आपको पुराना सब कुछ याद आ जाएगा. तो वो भी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा. 10 स्पेशल डीपीपी अपन ने करी थी, 9 स्पेशल डीपीपी हमने करी थी. ठीक है. तो वो फटाफट अपन रिवाइज करेंगे आने वाले फ्यूचर में. फिलहाल अपन प्रोबेबिलिटी चैप्टर फाइनली स्टार्ट करते हैं. कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस अपन देखेंगे. ठीक है. तो ये प्री रिक्वेस्ट है, ये आप अच्छे से रिवाइज करके कल के लेक्चर में तो जरूर आइए. तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है. ठीक है. व्हाट इज एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्शन होता है, लिखिए एन एक्शन दैट कैन रिजल्ट इन वन और मोर पॉसिबल वेल डिफाइंड आउटकम्स. one or more possible well defined outcomes. ठीक है. वेल डिफाइंड आउटकम्स का मतलब ये देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल जो मैं आपको कम से कम 1 करोड़ बार देने वाला हूँ, एक सिक्के को उछालने वाला है ना. तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो आपके पास या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. दीज आर दी ओनली 2 वेल डिफाइंड आउटकम्स. आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर सिक्का ऐसा खड़ा रह जाएगा. ये आउटकम जो है इट इज नॉट वेल डिफाइंड. ठीक है ना. ये कोई शोले मूवी नहीं चल रही है कि सिक्का खड़ा रह जाएगा. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. ये दोनों वेल डिफाइंड आउटकम्स है. तो इस पर्टिकुलर इवेंट, ये इस पर्टिकुलर हरकत को अपन एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं. ठीक है. इट्स एन एक्शन. दिस पर्टिकुलर एक्शन कैन बी कॉल्ड एज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट इज गिविंग अस आउटकम्स, इट इज गिविंग अस पॉसिबल आउटकम्स, वेल डिफाइंड आउटकम्स. ठीक है. तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट. अब ये एक्सपेरिमेंट्स तो हमने, चलो ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है.
तो आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा। तो मुझे पता है कुछ कुछ बच्चे नहीं लिख रहे होंगे, आप लोगों को पाप पड़ेगा है ना। फिर नर्क में जाओगे तो याद करोगे कि सर ने बोला था प्रोबेबिलिटी के नोट्स लिख लो। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका, सुनो मेरी बात बहुत आसानी से सुन लो, अभी इजी इजी टॉपिक से। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम आप सर्टेनिटी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मतलब, चलो लिख लेते पहले ना, लिख लेते फिर मैं आपको एग्जांपल्स बहुत अच्छे अच्छे दूंगा। देखिए, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted, with certainty is called a random experiment। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें ये हो जाएगा कि मान लीजिए आपने एक पत्थर को ऊपर फेंका, आपने एक स्टोन लिया उसको ऊपर फेंक दिया, क्या उखाड़ लिया, क्या मिला आपको, कुछ मिला, पत्थर दोबारा नीचे गिर गया, बस। डिड वी गेट एनीथिंग? क्या आपको कुछ आउटकम मिला, पत्थर के गिरने से कुछ हुआ? नहीं हुआ ना। तो यूजलेस सेंसलेस बात हो गई, पत्थर को ऊपर फेंकना कुछ भी नहीं है, इट इज नॉट गिविंग एनी आउटकम, देयरफॉर इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एग्जांपल 1, throwing a stone upwards, throwing a stone upwards is not a random experiment, is not a random experiment। लेकिन उस स्टोन की जगह, वो स्टोन की जगह मैंने कॉइन भेजा होता ऊपर, ठीक है, फेयर कॉइन। तो थ्रोइंग अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन को अगर अपन ऊपर फेंकेंगे तो वो भी नीचे आएगा, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो आइदर वो हेड देगा या तो वो टेल देगा। तो अपने को कुछ ना कुछ आउटकम मिल रहा है, ठीक है, पत्थर से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो कॉइन को जब हम फेंक रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपने को आउटकम जरूर मिल रहा है। तो इट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, थ्रोइंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको आउटकम मिलता है। आपने सिक्के को उछाला तो आपको क्या क्या आउटकम मिल सकता है, या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। क्या इसके अलावा और कुछ तीसरी बात हो सकती है? नहीं हो सकती ना। आप सिक्के को फेंकोगे तो आपको हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, और कुछ थोड़ी, ऐसा थोड़ी कि भूकंप भी आ जाएगा या सुनामी आ जाएगी, नहीं, बस दो ही आउटकम होंगे ना, हेड या तो टेल। तो ये जो दो आउटकम्स है, दीज आर दी ओनली आउटकम्स पॉसिबल। तो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं उनको अपन क्या कहते थे कक्षा 10वीं में? सैंपल स्पेस। ठीक है, उसको अपन कहते थे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। देखिए, सैंपल स्पेस, रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ लो, एक बार और समझ लो क्या है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जिसका कुछ निष्कर्ष निकले, हम जिसके बारे में, चलो रुको एक मिनट, समझा दूंगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर से समझा दूंगा। पहले सैंपल स्पेस समझ लो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको अपन डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल एस। अब सुनो मेरी बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होता है जिसमें आउटकम आए, खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। आपने सिक्का उछाला, आपको हेड मिला या टेल मिला, देयर इज एन आउटकम।
आपने पत्थर फेंका तो उससे आपको कुछ भी नहीं मिला ना, कोई आउटकम ही नहीं। क्या आप लिख पाओगे? क्या आप सिक्का उछालने का सैंपल स्पेस लिख सकते हो? हाँ, सैंपल स्पेस मतलब ऑल द पॉसिबल आउटकम, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, खत्म। लेकिन अगर आप पत्थर उछालते हो तो उसका क्या कुछ सैंपल स्पेस बन सकता है? क्या बनेगा बताओ? अब ये मत बोलना कि सर पत्थर अगर ऐसा हो जिससे हम टॉस करते थे क्रिकेट वाला, ये सब बातें मत करो। ठीक है, बेसिकली वी शुड गेट एन आउटकम। ठीक है, तो throwing a coin is a random experiment because it can give you an outcome, simple as that। तो random experiment वो होता है जिसमें हमको कुछ ना कुछ आउटकम मिले। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि throwing a die या rolling a die। यहाँ लिख लो एग्जाम्पल 3, रोलिंग अ डाई। डाई क्या होता है? पासा। पासा मतलब क्या होता है? वो 1 2 3 4 5 6 लूडो वाला पासा। तो उसमें भी आपको 6 आउटकम मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स आपको आ रहे हैं। अगर आउटकम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, थ्रोइंग अ डाइस है रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इससे हमको आउटकम मिल रहे हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट इज डिनोटेड बाय एस। जैसे कि अगर अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करा, टॉसिंग अ कॉइन, तो इसका सैंपल स्पेस जो हो जाएगा वो सेट हो जाएगा हेड और टेल का। ठीक है, तो सेट थ्योरी में अपन सेट लिखना सीखते थे ना, वैसे ही अपन यहाँ पे भी सेट लिखते हैं। किसी ने सुना नहीं ये बात, मैं फिर से बता देता हूँ कि आप सेट थ्योरी चैप्टर याद है आपको? उसमें सेट कैसे लिखते थे? कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट डालते थे। बस वही काम कर रहे हैं अब यहाँ पे भी, कि सेट एच कॉमा टी, मतलब जो जो पॉसिबल आउटकम्स हो सारे हमने यहाँ पे लिख डाले। एग्जाम्पल 2, टॉसिंग 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स को अगर आप टॉस करते हो, 2 कॉइन्स को अगर आप टॉस करते हो तो क्या क्या आ सकता है अपने पास? एच एच आ सकता है, एच टी आ सकता है, ठीक है, फिर टी एच आ सकता है और टी टी आ सकता है। ये 4 पॉसिबल आउटकम हमें मिल सकते हैं। इन चारों पॉसिबल आउटकम को अगर मैंने एक सेट के अंदर डाल दिया तो वो सैंपल स्पेस कहलाता है। सैंपल स्पेस मतलब दुनिया भर की जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो सबको एक सेट में डाल दो, खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, रोलिंग अ डाई। रोलिंग अ डाई, डाई और डाइस में क्या फर्क है? डाइस में और डाई में क्या फर्क है? मैंने आपको 10th क्लास में सिखाया था ये चीज। डाई होता है सिंगुलर, डाइस होता है प्लूरल। तो अगर आपको टू बोलता है, 2 डाइस, या फिर 2 डाइस मतलब 3 डाइस 4 डाइस, प्लूरल मोर देन 1 डाई। और सिंगल डाई की बात होती है अगर हमारे सामने, तो अपन उसको डाई कहते हैं सिर्फ। ठीक है, तो अगर अपन एक डाई को रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आएगा आपके पास? आइदर यूल गेट 1 और यूल गेट 2, है ना, या फिर 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6। ये 6 नंबर आपको मिल सकते हैं डाई को फेंकने के बाद। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम हो सकते होंगी। ये तीनों को अपन क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपको खैर इतना डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है। सैंपल स्पेस भी अपन को आता है, पहले से आता है, तो हम इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इवेंट की बात करते हैं। इवेंट की बात करते हैं। इवेंट होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। देखो, आसान भाषा में सैंपल स्पेस का सबसेट मतलब ये हो गया कि आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करा, और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में आपने इवेंट जो है वो खुद से डिसाइड किया। जैसे कि लेट अस से कि मैंने क्या करा, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। टॉसिंग कॉइन ट्वाइस, अगर हम किसी भी कॉइन को दो बार उछालते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या आता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है, अब सबकी नजर एकदम सामने होनी चाहिए, बहुत अच्छे से सुनना है आपको। इवेंट नंबर 1 क्या हो सकता है? इवेंट नंबर 1 होता है कि नंबर ऑफ टेल्स, मान लो ऐसा मैंने कुछ, आपको कुछ भी मेरे मन में, इवेंट वो होता है जो मेरे मूड के अकॉर्डिंग डिपेंड करे। मैंने आपको बोला कि आपने सिक्का उछाला और मैंने बोला कि नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। मतलब आपने जब सिक्का उछाला
तो एक इवेंट मैंने बोला कि सिक्का उछालोगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड हेड हो सकता है, या तो हेड टेल हो सकता है, या तो टेल हेड हो सकता है, या तो टेल टेल हो सकता है। दो सिक्के उछालने पे आपको चार अलग अलग पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। अब मैंने बोला कि लेट अस कॉल इट एन इवेंट। हम उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर आउटकम को इवेंट बोल देते हैं जहां पर दो टेल्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। तो अगर दो टेल्स आ गए हमारे पास, टेल टेल, तो हम उस पर्टिकुलर आउटकम को इवेंट कह देंगे। ठीक है, और उस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में निकालना चाहेंगे। तो इवेंट नंबर 1 क्या हो गया कि आपने सिक्का उछाला और बोल दिया कि दो टेल आ गए। या इवेंट नंबर 2 आप ऐसा भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ टेल्स जो है वो नंबर ऑफ टेल्स एटलीस्ट 1, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना हम लोग सीखेंगे। ये तो आपको आता भी होगा, ये तो 10th क्लास में हमने पढ़ा भी। नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1। सोचो, तो ऐसे कितने इवेंट है जिसमें दो टेल आ रहे हैं, दो टेल आ रहे हैं, वो एक ही इवेंट है ऐसा, टेल टेल। तो इवेंट नंबर 1 जो होगा इवन, वो वाला सेट क्या कंटेन करेगा, सिर्फ टीटी। इवेंट नंबर 2 जो है दैट इज नंबर ऑफ टेल्स एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट एक बार टेल यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है। तो हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, तो इवेंट नंबर 1 में देखा आपने कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट, और वो सैंपल स्पेस का सबसेट था। इवेंट नंबर 2 में आपने देखा कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, और वो भी सैंपल स्पेस का सबसेट है। ठीक है, नॉट प्रॉपर सबसेट, मैं सबसेट वर्ड यूज कर रहा हूं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या फर्क होता है। ठीक है, इवेंट नंबर 3, नंबर ऑफ हेड्स इज ऑलमोस्ट इज एटमोस्ट 1, इज एटमोस्ट 1। बताइए इस इवेंट 3 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आराम से देख कर बताइए मुझे। इवेंट नंबर 4 अगर मैं बोलता हूं तो नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट 1, नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट 1। और इवेंट नंबर 5, यार इवेंट तो जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो लिख रहा हूँ मैं, देखो मेरी मर्जी। इवेंट इज एक्चुअली माई मूड, मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ, मैं क्या पता करना चाह रहा हूँ वो इवेंट हो गया। अगर मेरे को ये पता करना है कि नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2। ठीक है, तो सबसे पहले थर्ड इवेंट देखिए, नंबर ऑफ हेड्स इज एटमोस्ट 1। मतलब हेड 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एटमोस्ट 1, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 1 से ज्यादा है, यहाँ पे 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 से कम ही, मतलब 1 से कम होना चाहिए, 0 भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा आपके पास, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट 1, नंबर ऑफ टेल्स इज एटमोस्ट 1, मतलब टेल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे टेल्स 0 है, अच्छी बात है, 1 से ज्यादा नहीं है ना, 1 से कम ही है। यहाँ पे भी टेल जो है 1 से ज्यादा नहीं है, यहाँ पे भी 1 से ज्यादा नहीं, यहाँ पे 1 से ज्यादा हो गए। तो हमारे पास इवेंट नंबर 4 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज एच एच, एच टी और टी एच। इवेंट नंबर 5, नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2। बताइए, टेल जो है वो 2 से ज्यादा हो जाए, ऐसा कोई इवेंट हो सकता है क्या। इवेंट 5, टेल 2 से ज्यादा, यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है जो 2 से ज्यादा हो, तो ये एम्प्टी इवेंट रहेगा या फिर एम्प्टी सेट रहेगा। ठीक है, इसको आप कहोगे करली ब्रैकेट या फिर फाइन, एम्प्टी करली ब्रैकेट या फिर फाइन। ठीक है, तो क्या सीखा अपन ने यहाँ पे, हमने जो चीज सीखी उस चीज को 3 नोट्स बना के मैं लिखवा देता हूँ कि सैंपल स्पेस जो होता है एस, है ना। लिखिए मेरे साथ साथ, नोट नंबर 1, सैंपल स्पेस या फिर एस इज यूनिवर्सल सेट, is universal set for
पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। जैसे कि अभी यूनिवर्सल सेट क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जब हम वेन डायग्राम बनाते थे जो रेक्टेंगल होता था ना वो यूनिवर्सल सेट होता था। तो वो यार हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए रेक्टेंगुलर जो सेट होता था वो अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, तो सैंपल स्पेस एस जो है दैट इज यूनिवर्सल सेट फॉर पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, ये आप ध्यान रखें। सेकंड, फाई या फिर नल सेट जो है इट इज अ सबसेट ऑफ एस। फाई इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ एस। और फाई को अपन क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, एंड इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और लास्ट है जो एस है वो खुद का सबसेट होता है। एस इज अ सबसेट ऑफ एस, एस इज अ सबसेट ऑफ एस, हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, और एंड इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर और सर्टेन इवेंट। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां पर इवेंट नंबर 6 लिखता कि नंबर ऑफ हेड्स इज लेस देन 3, नंबर ऑफ हेड हमेशा 3 से छोटे ही होंगे भाई। तो इवेंट नंबर 6 में पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। समझ में आ रहा है आपको? तो नंबर ऑफ हेड अगर लेस देन 3 हो गया तो श्योर इवेंट, मतलब सैंपल स्पेस का हर हर एलिमेंट जो है वो इस इवेंट के अंदर आएगा। तो इट इज अ श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है हम फ्यूचर में सीखेंगे वो 1 होती है, पास्ट में भी हमने सीखा है। तो अब आते हैं अपन काम की बात करते हैं। देखो सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ने वाले हैं वो अब पढ़ने वाले, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं आपको अभी ओरली बता देता हूँ कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं अपन। देखो मेरे साथ, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं, इवेंट की। इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, ये इवेंट देखो इवेंट 6, ये क्या मैंने अपने मन में जो आया लिख दिया कि हेड जो है वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो इवेंट क्या है, जो मेरी मर्जी कर रही है ना, पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो भी मेरी मर्जी कर रही है पता करने की, वो इवेंट है। मेरे को अगर पता करना है कि टेल्स जो है वो 2 से ज्यादा होने चाहिए तो वो मेरी मर्जी है। मेरे को अगर पता करना है कि टेल्स जो है वो 1 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, एटमोस्ट 1 होने चाहिए, तो मेरे दिमाग में आया तो मैंने पता किया। तो हर वो चीज जो मेरे दिमाग में आ जा रही है ना, वो उस एक इवेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इफ इट इज रिलेटेड टू दैट एक्सपेरिमेंट। तो उस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये होती है उस इवेंट में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो नंबर ऑफ एलिमेंट जैसे यहाँ पे 3 है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट है तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी 3/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट, है ना, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। तो हम इस चीज को लिखेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस of event E is called probability of occurrence of E, P ब्रैकेट E लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, तो किसी भी प्रोबेबिलिटी अपन किसकी निकालते हैं, इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे लिखते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे लिखते हैं, देखो देखो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऐसे लिखते हैं अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, ई सेट में जितने एलिमेंट होंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सैंपल स्पेस में होंगे। ठीक है, तो आज अपन ने थोड़ा सा नए तरीके से प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सीखी है।
क्लास 10th में अपन ने जो डेफिनेशन सीखी थी ये वैसी ही डेफिनेशन है, बस थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग हो गया। अब हम सेट थ्योरी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं कि दो सेट है, एक ई सेट है और एक सैंपल स्पेस का सेट है, उनमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूं कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, सॉरी नॉट टॉइस्ड, ठीक है, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है, वो ना मजा नहीं आता, एक हल्का सा बोरिंग भी लगता है, बट इट विल पास। इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, क्या क्या आउटकम आ सकते हैं अपने पास? सैंपल स्पेस क्या आ सकता है? सैंपल स्पेस आ सकता है हेडेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ठीक है ना? मैं फिर से रिमाइंडर में दे रहा हूँ आपको, कल वेक्टर 3D मैं इसका होमवर्क एकदम देखना चाहता हूँ, इमरजेंसी, आप इसको ट्रीट एज एन इमरजेंसी। मैं बीच बीच में याद इसलिए कर रहा हूँ ताकि उसको अपन डिस्कस भी कर सके, है ना? सर ऊपर लो ना, एक मिनट, ये लो। तो सैंपल स्पेस ये हो गया। अगर मैं बोलता हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of exactly two heads, exactly two tails, at most one head, निकाल के बताइए मुझे। तो एग्जैक्टली exactly दो हेड एक ही बार रहेगा, तो 1/4 आ जाएगा इसका आंसर, है ना? एच एच। एग्जैक्टली टू टेल भी एक बार रहेगा, 1/4 आ जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में तो 4 एलिमेंट है और इस पर्टिकुलर इवेंट में दो ही, एक ही एलिमेंट है। एट मोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं रहेगा क्योंकि इसमें दो हेड है। ये सही है क्योंकि इसमें एक हेड, एक से ज्यादा नहीं, इसमें भी एक से ज्यादा नहीं, इसमें तो एक भी नहीं, मतलब एक से ज्यादा नहीं, तो तीन पॉसिबल फेवरेबल एलिमेंट है अपने पास, दैट इज इवेंट में तीन एलिमेंट है और सैंपल स्पेस में चार है, 3/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बट डेफिनेशन यही तो डेफिनेशन है यार, यही डेफिनेशन है, और क्या लिखवाऊं मैं, अंग्रेजी में लिखवा दूं क्या? ब्ला 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 इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। Probability of occurrence of any event is what? Number of element in that event upon number of element in sample space. That's it. What else do you want? अब देखो इवेंट जो होते हैं वो बहुत सारे तरह के होते हैं, है ना? तो सबसे पहला होता है इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये वाली जो डेफिनेशन है ये बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, मैं आपको तीन चार बहुत अच्छी अच्छी डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ अभी। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है? अब आपका जो मेन पार्ट है वो चालू हो चुका है। ऐसे इवेंट जिनका होना इक्वली लाइकली हो, जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम, ठीक है, उनको अपन इक्वली लाइकली कहते हैं। जैसे कि अगर आप सिक्के को उछालते हो और हेड और टेल आता है ना, तो ये वाला इवेंट हेड आना और एक इवेंट मान लेते हैं टेल आना, दोनों इक्वली लाइकली है। दोनों इक्वली लाइकली है क्योंकि क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, हाफ हाफ, 50-50। ठीक है, तो दोनों इवेंट को अपन इक्वली लाइकली कहेंगे। अगर आपने पासे को फेंका तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम पासे को फेंकते हैं तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी और 5 के आने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होगी। आपने 10th क्लास में सीखा था कैसे निकालते, क्या कैसे निकालते? 1/6 और 5/6। तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी और 5 के आने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एकदम सेम, सॉरी सॉरी सॉरी, 1/6 और 1/6 होगी ना, क्योंकि ये भी रीजन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, अपने को अच्छे से पता है चीज, है ना? कि यार 1 भी एक ही इवेंट हुआ, 1 आना मतलब जस्ट अ सिंगल एलिमेंट, और 5 आना भी सिंगल एलिमेंट होगा। तो 1/6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस इज 6। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है। देखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं,
एक सेकंड रुकिए। Now write down. Events are said to be equally likely when no particular event has a preference to occur has a preference no particular event has a preference to occur in relation to other event in relation to the other event। ठीक है, मतलब हेड और टेल में किसी को भी प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि हेड के आने की संभावना ज्यादा होगी, हमेशा 50-50 होने वाला है। ठीक है, अनलेस अनटिल कॉइन बायस्ड ना हो। कई बार क्या होता है ना कि कॉइन को बायस्ड बनाया जाता है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। एक तरफ का वेट बढ़ाया जाता है ताकि उसका सेंटर ऑफ मास किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की तरफ शिफ्ट हो पाए। ठीक है, तो ये हो गया इक्वली लाइकली इवेंट की किसी का भी किसी पर प्रेफरेंस ना हो। एग्जांपल देखते हैं अपन फटाफट, ये सब बहुत इजी इजी चीज है, अपन जल्दी दे देते हैं। एक इवेंट में बोलता हूँ आपको, एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। चलिए अपन एक एक्सपेरिमेंट करा, रैंडम एक्सपेरिमेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसके कोई आउटकम आने वाला है। तो डाइस इज रोल्ड, ठीक है, या डाई इज रोल्ड लिखिए। तो अगर अपन डाई को रोल करते हैं तो एक इवेंट ये हो जाएगा, गेटिंग फेस वन, गेटिंग फेस वन। ठीक है, एक इवेंट ये हो गया कि अपने को पहला फेस या वन नंबर मिल जाए। दूसरा इवेंट ये हो गया गेटिंग फेस, सबका ध्यान आगे, क्या इधर उधर देख रहे हो? आगे देखो, हाँ तुमको ही बोल रहा हूँ, क्या देख रहे हो इधर उधर? गेटिंग फेस, समझ गया होगा ना, जो भी ऐसा कर रहा होगा समझ गया होगा। गेटिंग फेस टू, दोनों इवेंट जो है इनकी प्रोबेबिलिटी जो है पी इवन एंड पी ई टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू। देखिए इवन मतलब फेस वन की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ फेस वन, वो क्या हो जाएगी 1/6, क्योंकि फेस वन एक ही बार आ सकता है ना। इस इवेंट पे कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, दैट इज वन। और इस एलिमेंट इस इवेंट पे कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है, दैट इज टू, द डिजिट टू। तो 1/6 हो जाएगा इसका आंसर, और इसका आंसर भी हो जाएगा 1/6। तो E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी सेम है, देयरफॉर E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली इवेंट। आर इक्वली लाइकली इवेंट, इसको लिख डालो। लिखा आप लोगों ने? The mostest important definition is next, mutually exclusive event। पहला अपन ने पढ़ा म्यूचुअली लाइकली, बहुत आसान था। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सर ऊपर स्क्रॉल करो, हाँ लिख लो यार, पहले राइट डाउन। ओके, देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ बोलूंगा लिखूंगा नहीं। वो इवेंट
जो कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं। हाँ अद्वैत अमर बोल। हाँ सर, वो इक्वली लाइकली इवेंट जो था ऊपर वाला, हम्म। हाँ उसमें मतलब अगर प्रोबेबिलिटी सेम आ रहा होगा दोनों इवेंट्स का तो फिर वो इक्वली लाइकली हो गया। हाँ अगर हम लोगों ने ऐसा ले लिया कि डाइस को रोल किया और उस पे इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी, और हाँ, टॉस कॉइन को टॉस किया है, तो नहीं ऐसे नहीं उसमें सोचेंगे। दोनों सेम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ये दोनों एक्सपेरिमेंट ही अलग अलग हो गए ना। तुमने एक डाइस को रोल करा, वो अलग एक्सपेरिमेंट है। कॉइन को टॉस करा, वो एक अलग एक्सपेरिमेंट है। तो दोनों को अलग अलग एक्सपेरिमेंट से रिलेट मत करो, दोनों सेम एक्सपेरिमेंट के इवेंट होने चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपने डाइस को रोल करा, आपको आउटकम 1 2 3 4 5 6 मिलना चाहिए। एक इवेंट मैंने बताया, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ इवन नंबर, है ना। इवन नंबर आ जाए या फिर ऑड नंबर आ जाए, ये एक इवेंट नंबर 1 मान लिया, इसको इवेंट नंबर 2 मान लिया। तो ये दोनों की दोनों इवेंट जो है, इवन नंबर आना या ऑड नंबर आना, ये दोनों सेम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। किससे? डाई के रोल करने से। ठीक है। तो इवन नंबर किस तरीके से आ सकता है? 2 4 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/6। मतलब टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है तो वो क्या है? 3 फेवरेबल आउटकम्स आर देयर। 3/6 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और ऑड नंबर कितने? 1 3 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 आ जाएगी। तो ये दोनों इवेंट्स जो है इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है और दोनों सेम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। देयरफॉर इनको अपन इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। अलग अलग एक्सपेरिमेंट की बात हम नहीं करेंगे। और सर अगर इवन और वो प्राइम नंबर्स वाला लिया तो फिर उसको भी इक्वली लाइकली। कह सकते हैं। अगर आप प्राइम नंबर्स भी 3 होते हैं ना, 1 to 6। प्राइम नंबर वन इज अ प्राइम नंबर। नहीं 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नहीं नहीं, हाँ वही 2 3 5 ये आ गए ना प्राइम नंबर्स। हाँ 2 3 5 प्राइम नंबर्स, हाँ बिल्कुल कह सकते हो। उस केस में आप कह सकते हो दे आर रिलेटेड टू द सेम वाली वाली। एक्सपेरिमेंट। हाँ तब आप कह दो इक्वली लाइकली। प्राइम हाँ नंबर का आना एक इवेंट हो गया, बिल्कुल। ये एक इवेंट हो गया, इसको मैं ईपी बोल देता हूँ। और क्या बोला था आपने? 2 3 5 ऑड नंबर आना या इवन नंबर आना? चलो, प्राइम नंबर आना और इवन नंबर आना। इवन नंबर को मैं ई बोल देता हूँ। ठीक है। ये इवेंट नंबर 1 हो गया, ये इवेंट नंबर 2 हो गया। ठीक है। क्या दोनों इवेंट सेम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है? यस, है ना। दोनों ही डाई के रोल करने से एसोसिएटेड है। क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी भी सेम है? यस। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2 3 5, दैट इज थ्री थ्री पॉसिबल या 3 फेवरेबल आउटकम्स है। और सैंपल स्पेस में तो 6, नीचे तो 6 रहेगा ही रहेगा। तो 3/6 दैट इज हाफ। अच्छा, और इवन नंबर मतलब कितने आ सकते हैं? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो 3 फेवरेबल आउटकम्स है इवन नंबर के एंड टोटल पॉसिबल आउटकम है 6। तो इवन नंबर आने के जो प्रोबेबिलिटी दैट इज आल्सो हाफ एंड बोथ द इवेंट्स आर रिलेटेड टू द सेम एक्सपेरिमेंट। तो बिल्कुल आप इसको इक्वली लाइकली इवेंट कह सकते हो। प्राइम नंबर्स आना या इवन नंबर्स आना, दोनों इवेंट इक्वली लाइकली कहलाएंगे। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे आ जाते हैं। नाम से समझ में आ रहा है क्या है एक्सक्लूसिव मतलब? ये हो गया है कि दोनों इवेंट कभी भी साथ में नहीं हो सकते। बहुत ध्यान से सुनो इस चीज को। ऐसे दो इवेंट जो कभी भी साथ में अकर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट अकर टुगेदर। वो हमेशा एक हुआ तो दूसरा नहीं होगा और दूसरा हुआ तो पहला नहीं होगा। दोनों एक्सक्लूसिवली अकर होने वाले हैं। अगर एक हो गया तो दूसरे के होने की दूसरे के अकरेंस को एक्सक्लूड कर देगा, है ना। अकरेंस ऑफ वन इवेंट विल एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है कि एक दूसरे को एक्सक्लूड कर देता है। जैसे कि सिक्का उछाल दोगे और अगर हेड आ गया तो वो टेल के आने की संभावना को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर चुका है। शॉर्ट में अगर देखें तो हेड और टेल दोनों साथ में नहीं आ सकता है। अगर आप सिक्का उछालते हो ऐसा थोड़ी है कि सर हेड भी आ गया और टेल भी आ गया, ये लो ना भाई, ऐसा नहीं हो सकता। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दे कैन नॉट अकर टुगेदर। ये दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, अंग्रेजी में डेफिनेशन लिखते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनना। ठीक है। तो मान लीजिए अपन ने एक डाई रोल करा, आई रोल्ड अ डाई और मेरे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स है जो आ सकते हैं।
1 2 3 4 5 6। अब जब मैंने डाई रोल करा है तो मैं एक इवेंट अपनी मर्जी से कुछ भी डिफाइन कर देता हूं, कुछ भी जो मेरी मर्जी में आ रहा है, दैट इज throwing a total of 7, throwing a total of 7। टोटल आपने 7, मतलब जो भी पहला जो पासा है और दूसरा जो पासा है उसमें जो भी नंबर आ रहा है, मान लीजिए पहले में 5 आ गया, 5 ऐसे आता है ना डाई में, ये 5 आ गया और दूसरे में 2 आ गया, तो टोटल 7 हो गया, बिल्कुल हो गया। अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। और इवेंट नंबर 2 मैं ऐसा बोल देता हूं कि थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 11। थ्रोइंग अ टोटल ऑफ 11 मतलब यहाँ पर आ जाए 5 और यहाँ पे आ जाए 6, ऐसा कुछ है ना, मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2 दोनों साथ में नहीं हो सकते। अगर टोटल 7 आया तो टोटल 11 नहीं आएगा, सीधी सी बात है भाई, टोटल 7 आया मतलब 7 आया। अगर टोटल 7 आया तो टोटल 11 नहीं आ सकता, एंड वाइस वर्सा। अगर टोटल 11 आ गया तो 7 टोटल नहीं आ सकता। तो मतलब एक इवेंट दूसरे इवेंट को अपने आप एक्सक्लूड कर देता है। अगर पहला इवेंट हो जाएगा तो वो पूरी तरह से इंश्योर कर देगा कि दूसरा इवेंट ना हो पाए, सिर्फ मैं आऊं, दूसरा वाला आए ही ना पाए। ठीक है, तो अगर एक इवेंट होता है तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर एक्सक्लूड कर देता है तो हम ऐसे दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। नाम में छुपा एक्सक्लूसिव। मैं इसको ऐसे समझता हूं कि दोनों साथ में नहीं हो सकते, पीरियड खत्म। पहला इवेंट और दूसरा इवेंट दोनों साथ में नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर टोटल 7 आया और यहाँ पे टोटल 11 आया तो दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते, या तो 7 आएगा या तो 11 आएगा, दे कैन नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, ऐसे और भी एग्जांपल्स अपन लिखेंगे। देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है, इवेंट्स आर सेड टू बी इवेंट्स are said to be mutually exclusive, mutually exclusive, exclusive if they're simultaneous, if their simultaneous occurrence is impossible, their simultaneous occurrence is impossible। ठीक है, एग्जाम्पल गिवन, टू different dice are thrown। दो डाइस को हम लोगों ने थ्रो किया, तो सैंपल स्पेस ये होगा। इवेंट नंबर 1 मैंने डिफाइन करा, इवेंट नंबर 2 मैंने डिफाइन करा। अब आप समझेंगे इस चीज को कि, हाँ एक मिनट लिखो, आराम से लिखो। दोनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते, इसीलिए इवेंट 1 एंड इवेंट 2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट अकर टुगेदर। या तो 7 का सम आएगा तो 11 का सम आएगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि 7 भी आ जाए और 11 भी आ जाए, सिंस दे कैन नॉट अकर टुगेदर। ठीक है, एक और देता हूं मैं आपको, मान लीजिए मैं एग्जांपल नंबर 2 देता हूं। इसी में ना, जैसे कि मैं आपको, अच्छा इसी में, चलो यही एग्जांपल में मैं आपको दो इवेंट देता हूँ, इवेंट नंबर 3 और इवेंट नंबर 4। इवेंट नंबर 3 एंड इवेंट नंबर 4। तो इवेंट नंबर 3 हो गया कि थ्रोइंग अ डबलेट। एक डबलेट के थ्रोने की डबलेट के फेंकने की, है ना, गेटिंग अ डबलेट, उसकी संभावना, थ्रोइंग अ डबलेट। और दूसरा इवेंट में बता देता हूँ कि सम ऑफ डिजिट्स इज 10। सम ऑफ डिजिट्स इज 10।
ठीक है, ये दोनों इवेंट मैंने आपके सामने लिखे। एक काम करें अपन, इवेंट नंबर 3 का सेट लिख डालते हैं। लेट अस राइट द सेट ऑफ इवेंट नंबर 3 एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन ग्रेट डिटेल। इवेंट 3 मतलब डबलेट फेंकना। जब आप दो पासों को फेंकते हो, पासा समझते हो ना, वही डाइस, पासे को फेंकते हो तो हो सकता है कि दोनों में 1-1 आ जाए, ये एक पॉसिबल डबलेट अकरेंस है। फिर 2-2 आ जाए, ये भी दोनों में 2 आ गए, है ना। तो दोनों में 2 आना, दोनों में 3 आना, दोनों में 4 आना, और दोनों में 5 और 6 आना। ठीक है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, कोई तकलीफ किसी को? तो ये हो गया थ्रोइंग अ डबलेट पे आउटकम। और E4 के भी मैं सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ, मैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से फील करा दूंगा। थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 10। 10 कैसे आ सकता है यार, बताइए मुझे, 10 कैसे आ सकता है? 1-1? नहीं नहीं, 1-1 तो एक जगह 1 आ गया तो दूसरी जगह फिर 6 भी आ जाए तो भी टोटल 7 ही होगा, है ना। 10 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर पाएगा। एक जगह 2 आ गया और दूसरी जगह 6 भी कर दिया तो भी आपका टोटल 8 हो पाएगा हद से हद, है ना। एक जगह 3 करने पे भी आपको कोई 10 सम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि दूसरी जगह पर 6 कर दो तो भी 9 होगा। हाँ, लेकिन अगर आप पहली जगह 4 कर देते हो और दूसरी जगह 6 कर देते हो तो एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और इसका उल्टा ऑफ कोर्स 6 और 4 वो अपन लास्ट में लिखेंगे। फिर अगर आपने पहली जगह 5 किया तो दूसरे वाले डाई पे भी 5 आ जाए, वो एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, पहले डाई में अगर अपन ने 6 करा तो दूसरे में 4 आ जाए, वो एक पॉसिबिलिटी। बस और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 10 सम आने की? 10 सम बस इसी 3 तरीकों से आ सकता है। अच्छा, इवेंट 3 और इवेंट 4, इवेंट 3 और इवेंट 4 साथ में हो सकता है क्या? देखो, क्या कोई ऐसा सिनारियो है जहां पर डबलेट भी आ जाए और सम भी 10 आ जाए? ऐसा हो सकता है, डबलेट भी आ जाए और सम भी 10 आ जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए, 5-5 और 5-5, मतलब डबलेट भी आ गया। अगर पहले डाई में और दूसरे डाई में 5-5 आ गया तो डबलेट भी आ गया और सम भी 10 आ गया। तो ये दोनों इवेंट जो थे E3 और E4 वो दोनों साथ में हो गए ना। और अगर दोनों साथ में हो गए तो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी ना हुए, दे कैन अकर टुगेदर, वो दोनों साथ में हो सकते हैं। और अगर वो साथ में हो सकते हैं, अगर वो साथ में हो सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? दे वोंट बी कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे कि E1 एंड E2, E1 and E2 are not mutually exclusive events, are not mutually exclusive events, are not mutually exclusive events, because there is a possibility, because there is a possibility of simultaneous occurrence of E1 and E2, of simultaneous occurrence of E1 and E2। ठीक है, E1 और E2 के साइमल्टेनियस अकरेंस की संभावना पूरी पूरी है ना। कभी ना कभी तो एक एक दफे तो साथ में हो ही सकते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। ठीक है, विवेक आपका डाउट जो है वो नल एंड वॉइड है, मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, क्योंकि आपने मेरे से पूछा कि ऐसा एक इवेंट है जिसमें HT आया, एक ऐसा एक इवेंट है जिसमें TH आया, तो क्या? अरे इवेंट डिफाइन तो करो। जैसे यहाँ पर भी इवेंट में 1-1 आया, 2-2 आया, लेकिन इवेंट क्या है? थ्रोइंग अ डबलेट। इवेंट का नाम भी आपको खुद से सोचना पड़ेगा ना कि इवेंट है क्या, थ्रोइंग अ डबलेट। तो आप इवेंट बोलो, इवेंट ऐसा हो सकता है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, ये इवेंट हो सकता है। गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल, ये भी इवेंट हो सकता है ना। तो दोनों इवेंट पहले आप डिफाइन करो, उसके बाद आप उसका सेट लिखो, और उस सेट में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या। उन दोनों सेट में अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो वो इवेंट साथ में हो सकते हैं, और अगर वो साथ में हो सकते हैं सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, तो अब देखो मैंने जो चीज बोली है, आपका विवेक, आपका जो डाउट है वो थोड़ा सा समझ रहे हो ना। इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा उसमें, बस ये मेरा आंसर, यू हैव टू डिफाइन द इवेंट। अगर HT और TH से आप कोई भी इवेंट एसोसिएट कर पाओगे तो फिर अपन बता सकते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। ठीक है, चलिए अब देखो अपने को करना क्या होता है कि इवेंट का सेट लिखो, पहले इवेंट का और दूसरे इवेंट का, और अगर उनमें से कुछ भी कॉमन ना आए
तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जैसे कि यहाँ पे throwing a total of 7, throwing a total of 7 is even, can I write set even, can I write set even? बिल्कुल। देखिए set even आप कैसे लिख सकते हो बताइए, 1 6, ये एक तरीके से 7 आ सकता है, और 2 5, और 3 4, और फिर 4 3, फिर 5 2, फिर 6 1। और कोई तरीका जिससे 7 आ सकता है मैंने मिस कर दिया, ऐसा कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इवेंट नंबर 2 देखते हैं अपन, इवेंट नंबर 2 देखते हैं। मैंने क्या करा सुनो, इवेंट क्या होता है आज अपने खोपड़ी में फिट कर लो। इवेंट मतलब सेट, इवेंट इज नथिंग बट अ सेट, सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ इवेंट्स, सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ आउटकम्स, सॉरी, सेट ऑफ आउटकम्स जो जो आ सकते हैं। अगर आपने दो पासों को फेंका है तो आउटकम्स क्या क्या आ सकता है, पहले में 1 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, है ना। तो ये पहला आउटकम हो गया। फिर 2 और 5 अनदर आउटकम हो गया, 3 और 4 अनदर आउटकम हो गया। ऐसे जितने भी आउटकम हो सकते हैं उन सबका सेट जो होता है उसको अपन कहते हैं इवेंट। तो इवेंट क्या होता है, सेट होता है बेसिकली। तो इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2 दोनों क्या होते हैं, सेट होते हैं, ठीक है। तो इवेंट नंबर 2 है टोटल ऑफ 11। टोटल ऑफ 11 कैसे मिल सकता है आपको यार, बताइए मुझे। मेरे ख्याल से एक ही तरीका है, 5 और 6, और एक और तरीका है 6 और 5। और कोई भी तरीका इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से ऐसा कोई तरीका है जो आपको 11 सम दे सकता है? नहीं ना, पक्का? अच्छा, बस। तो अब आप ये देखिए कि इवेंट नंबर 1 का सेट ये है, इवेंट नंबर 2 का सेट ये है। क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? कोई भी एलिमेंट कॉमन आया नहीं, आया ना। क्या दोनों सेट में, आई रिपीट, दोनों सेट में, आई अगेन रिपीट, दोनों सेट, सेट 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 वर्ड में यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी मैं तुरंत तुरंत सेट थ्योरी के कंसेप्ट चालू कर दूंगा। दोनों सेट में कुछ कॉमन है? नहीं है। और अगर नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देयर इज नथिंग कॉमन, मतलब दे कैन नॉट अकर टुगेदर। इफ दे कैन नॉट अकर टुगेदर देन इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अपन ने जो अब डेफिनेशन सीख ली है वो ये है कि दोनों इवेंट के सेट में अगर कुछ भी कॉमन ना आए, दोनों इवेंट के सेट में अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। और हर सेट के लिए मैं एक वेन डायग्राम बना सकता हूं, हर सेट के लिए मैं एक वेन डायग्राम बना सकता हूं। तो अगर मैंने एक वेन डायग्राम बनाया तो वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है वो हमेशा सैंपल स्पेस रहेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी पासे को फेंकते हो, डाइस को आप जब फेंकते हो, दो डाइस को जब आप फेंकते हो तो टोटल सैंपल स्पेस कितना रहता है, 36, है ना। अपने चीज क्लास 10th में पढ़ी थी और ये कॉमन सेंस भी है। टोटल 36 आउटकम आ सकते हैं, डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2। डाइस नंबर 1 कैन बी फिल्ड इन 6 डिफरेंट वेज corresponding to each of which dice number 2 can also be filled, मतलब dice number 2 का जो आउटकम है that can also be filled in 6 different ways। तो टोटल डिफरेंट वेज कितने हो जाएंगे, 36 वेज। दैट विल बी द सैंपल स्पेस। उस सैंपल स्पेस में जितने भी 36 तरीके होंगे उनको अपन यूनिवर्सल सेट मानेंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा, ऑल द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। अब उन सैंपल स्पेस में से देखिए हमने एक इवेंट बनाया, इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2, थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 7, थ्रोइंग ए टोटल ऑफ 11। ये दोनों इवेंट के, अब देखो ये दोनों इवेंट क्या है, इवेंट क्या है, सेट। मैंने बोला ना खोपड़ी में फिट कर लो, इवेंट क्या है, सेट। और हर सेट के लिए एक वेन डायग्राम बनाया जा सकता है और उस वेन डायग्राम में उस सेट को सर्कल से रिप्लेस किया जा सकता है, सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। क्या वो दोनों सेट जो है, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2, दोनों सेट में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। कुछ भी कॉमन है? नहीं है। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों जो सेट रहेंगे इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2 के, उन दोनों में कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होने वाला है। और अगर कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं होने वाला है तो उन दोनों का इंटरसेक्शन जो रहेगा दैट विल बी 0। इवेंट 1 और इवेंट 2 का इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। तो इवेंट 1 और इवेंट 2 का जब इंटरसेक्शन ही नहीं होगा, क्या होगा, इंटरसेक्शन इनका नल होगा, नल सेट। इवन इंटरसेक्शन E2 विल बी नल सेट। क्यों? क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस अकरेंस हो ही नहीं रहे दोनों। और अगर जब दोनों साथ में हो ही नहीं रहे तो ये इवेंट दोनों का जो इंटरसेक्शन है, देखो E1 और E2 का जो इंटरसेक्शन है दैट इज अगेन अनदर इवेंट। टोटल 7 और टोटल 11 दोनों साथ में आना, 7 और 11 टोटल साथ में आना एक अलग अलग अनदर इवेंट है, ठीक है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ E1 एंड E2 विल बी 0, ठीक है। E1 और E2 के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते।
और अगर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं तो फिर उनके साइमल्टेनियस होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उनके साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आज अपन ने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे इवेंट होते हैं जो कभी भी साथ में नहीं हो सकते। और काम की बात ये सीखी हमने कि उन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होती है इंटरसेक्शन की 0 होती है, क्योंकि वो दोनों ओवरलैप ही नहीं करते, इंटरसेक्शन होगा ही नहीं उनमें कभी, दे विल नेवर ओवरलैप, एंड इफ दे नेवर ओवरलैप देन देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज इम्पॉसिबल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। आया समझ? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वो ये है कि दोनों इवेंट के इंटरसेक्शन जो होंगे वो 0 रहेंगे। ठीक है, कभी भूलोगे क्या चीज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भूलोगे? नहीं भूलोगे। कभी भी आपको क्वेश्चन बोलता है कि टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो आपको क्या सोचना है कि दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन जरूर 0 रहा होगा, दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन जरूर 0 रहा होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अपन ने एक्सक्लूसिव पढ़ लिया, एग्जॉस्टिव पढ़ेंगे। सुन के लगता है कि क्या है सर, ये दोनों सेम सेम जैसा साउंड कर रहा है, लेकिन अपने को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, अच्छा, मैं एक चीज और बताना भूल गया कि एक दो तीन, मतलब दो से ज्यादा भी इवेंट को अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे E3 बना देता हूँ कोई भी रैंडमली, तो E1 E2 और E3 ये तीनों साइमल्टेनियस अक्कर नहीं कर रहे, तो भी अपन कह सकते हैं कि तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहेंगे। हालांकि आपको क्वेश्चंस में दो ही इवेंट दिए जाते हैं, हमेशा दो से ज्यादा नहीं दिए जाते, लेकिन दो से ज्यादा के लिए विच इज ट्रू है। अगर दो से ज्यादा एलिमेंट ऐसे है कि वो तीनों इवेंट सॉरी, वो तीनों इवेंट साथ में नहीं हो सकते, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की बात करते हैं अपन। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं, मैं आपको हिंदी में डेफिनेशन बताऊंगा इसकी। इक्वली लाइकली का वेन डायग्राम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, आराम से बन सकता है, लेकिन एक काम करो ना आप, इक्वली लाइकली का वेन डायग्राम अभी मैं आपको इसी के अंदर समझा दूंगा, एग्जॉस्टिव के अंदर। ठीक है, कोई चिंता की बात ही नहीं। अच्छा, आज तक अपन ने क्या सीखा है कि वेन डायग्राम में जो भी इवेंट होते हैं या फिर जो भी सेट होता है उसको अपन सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, व्हाट इज द रीजन, कभी आपने सोचा है? मैंने तो आपको पढ़ाया है इस 11th क्लास में, किसी को याद हो तो बताइए। व्हाई डू वी रिप्रेजेंट इट विद अ सर्कल, व्हाई नॉट विद अ एलिप्स, व्हाई नॉट विद अ व्हाट एनी अदर क्लोज्ड पॉलीगॉन? ट्राइंगल से क्यों नहीं करते, स्क्वायर से क्यों नहीं करते, व्हाई जस्ट सर्कल? उसका रीजन सिंपल होता है कि ये खूबसूरत दिखता है, और कोई रीजन नहीं होता है ना। दोनों सेट जो है वो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा खूबसूरत दिखता है और ज्यादा अच्छे से अपने को समझ में आता है, इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड। आप चाहते तो उसको कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, कोई कुछ नहीं उखाड़ लेता, बिल्कुल सही चलता, समझ में इधर भी आ जाता, मीनिंग भी सेम होता, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है जो सर्कल में आ रहा था। तो सर्कल क्यों करते हैं अपन, क्योंकि मजा आता है। आप चाहो तो सर्कल की जगह क्वाड्रिलेटरल कर सकते हो, या फिर आप एक रेक्टेंगल भी बना सकते हो, दोनों सेट को रेक्टेंगल से रिप्लेस कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। तो ये सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल, ऑल्दो इट डजंट गिव अस अ वेरी गुड फीलिंग। ठीक है, बट ऐसा किया जा सकता है और ऐसा हम करेंगे अब से, थोड़े थोड़े कुछ कुछ इवेंट्स में हम लोग करने वाले। ठीक है ना। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट जो होता है ये अच्छे से समझना, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको तीन चीज पढ़ा चुका हूं अभी तक। पहला क्या पढ़ाया मैंने, म्यूचुअली लाइकली इक्वली लाइकली इवेंट, फिर पढ़ाया मैंने दूसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, फिर मैंने तीसरा पढ़ा है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी मैं पूछता हूँ ना कि बताओ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, सर सर कंफ्यूज हो रहा हूँ, एकदम ये वाली फीलिंग आती है। एक्सक्लूसिव समझ
सॉरी आई हैव टू पॉज, 1 मिनट वेट करो। सॉरी, तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं वो अपन देखते हैं। सिंपल भाषा में बताऊंगा कि अगर आपने सिक्का उछाला, जैसे कि विवेक ने मेरे से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर म्यूचुअली लाइकली इवेंट का वेन डायग्राम बनाइए, मैं वही करने जा रहा हूँ, बट इस पर्टिकुलर टाइटल के अंदर करूँ। मान लीजिए आई रोल्ड अ डाई, आई रोल्ड अ डाई, तो डाई को रोल किया मैंने, तो क्या क्या पॉसिबल इवेंट हो सकते हैं वो मैं खुद से एक बार बना देता हूँ। एक बोल देता हूँ मैं इवन, इवेंट नंबर 1 है कि गेटिंग फेस 1, फेस नंबर 1 मिल जाए उसको मैंने इवेंट नंबर 1 कहा। इवेंट नंबर 2 को कहा मैंने गेटिंग फेस 2, समझ गए ना। उसी तरह मैंने इवेंट नंबर 3, 4, 5, 6 को डिफाइन किया, इवेंट नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, इन सब का मतलब ये हो गया कि इवेंट 3 का मतलब आपको फेज 3 मिल जाए, फेज 4 मिल जाए, फेज 5 मिल जाए और फेज 6 मिल जाए। सॉरी, तो हमने अगर एक डाई को रोल करा और हमें 6 इवेंट मिल जाते हैं, मतलब 6 इवेंट मैंने डिफाइन करे, मेरी मर्जी है ना यार। अगर अद्वैत की मर्जी होगी, बोलेगा नहीं सर मैं एक ऐसा इवेंट डिफाइन करता हूं कि गेटिंग गेटिंग बोथ आउट, सॉरी गेटिंग ऑड नंबर, गेटिंग ऑड फेस, ऑड नंबर्ड फेस, ये उसने इवेंट डिसाइड करा। फिर आर्या बोलेगी नहीं नहीं सर मैं एक इवेंट डिसाइड करूंगी गेटिंग नेगेटिव नंबर फेस, ऑल्दो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इसमें कुछ नहीं आएगा, बट उसने डिफाइन कर दिया ना, उसकी मर्जी भाई। तो इवेंट क्या है, मेरे मूड में जो आ रहा है वो इवेंट, इवेंट इज नथिंग बट माय मूड, व्हाटएवर आई वांट टू कैलकुलेट दैट इज एन इवेंट। उसी तरह से फेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 इवेंट हो गए, ये 6 इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 होगी। तो ये डेफिनेटली इक्वली लाइकली तो है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। इन और सबसे बेहतरीन बात, इन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम तो होगी ही होगी, ये सारे के सारे इवेंट मिलकर, ऑल द इवेंट अगर मैं इन सबको कंबाइन कर देता हूं तो आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा। सोचो इस बात को, अगर इवेंट 1 का आउटकम, इवेंट 2 का आउटकम, इवेंट 3, इवेंट 4, इवेंट 5, इवेंट 6, सारे इवेंट के आउटकम्स को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो आई विल डेफिनेटली गेट द कंप्लीट सैंपल स्पेस, मेरे को पूरा यूनिवर्सल मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। आया समझ में आपको? तो ऐसे इवेंट, सुनना मैं आपको बहुत खूबसूरत डेफिनेशन बताने वाला हूं, एक बार में आपके दिल तक घुस जाएगी। ऐसे इवेंट्स जिनके आउटकम्स को अगर आप कंबाइन कर दो, और कंबाइन करने से आपको पूरा सैंपल स्पेस दैट इज द कंप्लीट रेक्टेंगल, आपको पूरा रेक्टेंगल ही मिल जाता है, तो ऐसे इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। आई विल रिपीट, ऐसे इवेंट्स जिनको कंबाइन कर देने से, कंबाइन करना मतलब उनका यूनियन लेना, सेट है ना, इवेंट्स क्या है, सेट है। ऐसे इवेंट्स जिनका यूनियन लेने से या जिनको कंबाइन करने से आपको पूरा सैंपल स्पेस ही मिल जाए, तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहते हैं। एंड ऑफ द स्टोरी। इसके अलावा कोई डेफिनेशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, वो सारे इवेंट जो मिलकर सैंपल स्पेस दे दे वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। ठीक है, तो हम इसको अंग्रेजी में जरूर लिखेंगे। इवन सेट को अगर आप लिखना चाहोगे तो गेटिंग फेस 1, मतलब इवन के अंदर क्या रहेगा, सिर्फ एक ही सिंगल एलिमेंट रहेगा जो कि 1 है। E2 सेट, आई रिपीट सेट, E2 सेट के अंदर क्या क्या रहेगा, सिर्फ 2 रहेगा। ठीक है, उसी तरह से मैं ये सारे के सारे जितने भी मैंने इवेंट लिखे हैं, E3 हो गया उसके अंदर 3 रहेगा, E4 रहेगा उसके अंदर 4 रहेगा, E5 के अंदर 5 होगा और E6 के अंदर 6 होगा। ठीक है, तो ये सारे इवेंट्स को अगर मैं कंबाइन कर देता हूँ, कंबाइन मतलब मैं इनका यूनियन ले लेता हूँ, if I take union of all the element, all the outcomes of this events, है ना, तो हर इवेंट क्या होता है, ये सेट होता है, ये सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे के सारे 6 सेट्स की अगर मैं यूनियन ले लेता हूँ, E1 यूनियन E2, ये ऐसे लिख देता हूँ, ऐसा लिख देता है, रुको,
यू स्टाइलिश तरीके से, यू आई इज इक्वल टू 1 to 6 ई आई। अगर मैंने सारे के सारे सेट्स का यूनियन लिया, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 यूनियन E5 यूनियन E6 लिया, तो मेरे को एक ऐसा सेट मिलेगा जिसमें सारे सेट का यूनियन मतलब 1 2 3 4 5 6 मिलेगा मुझे। और ये यूनियन लेने से मेरे को क्या मिलेगा? सैंपल स्पेस मिल गया भाई। सैंपल स्पेस क्या मिलता था? रोलिंग डाई में आपको सैंपल स्पेस क्या मिलता था? यही तो होता था, 1 2 3 4 5 6। तो अगर सारे सेट को यूनाइट करने से सैंपल स्पेस मिल जाता है तो वो सारे के सारे सेट्स क्या कहलाते हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव कहलाते हैं। और अब देखो काम की बात, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जिनको अगर आप वेन डायग्राम पे मार्क करो तो वो सारे के सारे इवेंट्स मिलकर आपको पूरा रेक्टेंगल दे डाले। ठीक है, तो ये पूरा लिख लो अच्छे से। हाँ, अब देखेंगे अगर अपन काम की बात, देखो मैंने क्या करा, इवेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 इन सबको मार्क करना है। तो अब देखो वो समय आ गया है कि जब अपन सर्कुलर सेट बनाते थे उससे आगे बढ़ सके। इट इज टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मैंने सारे के सारे सेट बना डाले। तो आपके सेट ना ऐसे दिखेंगे, हर सेट एक रेक्टेंगल की तरह नजर आएगा, हर सेट एक रेक्टेंगल की तरह नजर आएगा। ये दिख रहा है आपको पहला रेक्टेंगल, ये सेट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सारे के सारे रेक्टेंगल का सारा डायमेंशन सेम होगा, बिकॉज सारे के सारे सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इवेंट कर रहे हैं। ऑल द इवेंट आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली है तो उन सब के करस्पॉन्डिंग जो फिगर बनेगा वो सेम डायमेंशन का बनेगा। दिख रहा है आपको? तो ये इवेंट 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे इवेंट, ये वाला पहला रेक्टेंगल जो है वो इवेंट 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दूसरा रेक्टेंगल जो है वो इवेंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा रेक्टेंगल जो है वो इवेंट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस बाकी हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम समझ गए। चौथा रेक्टेंगल इवेंट 4 को रिप्रेजेंट करेगा और उसी तरह से इवेंट 5 एंड इवेंट 6। तो ये सारे के सारे इवेंट्स जो है वो हमने बना लिए, ड्रॉ कर लिए। ठीक है, E5 एंड E6। ठीक है, और इन सारे इवेंट्स का जो यूनियन है, तो E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ऐसे करते करते अगर अपन पूरा E5 E6 तक यूनियन ले लेंगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा? सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा। बस पूरा रेक्टेंगल मिल गया। तो वो सारे इवेंट जिनको कंबाइन करके पूरा रेक्टेंगल मिल जाए वो होते हैं म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। कब तक याद रख पाओगे इस डेफिनेशन को? कंफ्यूज हो गए? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में साफ साफ फर्क है। पता नहीं लोग क्यों दोनों को सेम मान लेते हैं। सेम मानते भी है तो कंफ्यूज क्यों होता है? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। शायद उनको डेफिनेशन बेसिक से क्लियर होता ही नहीं। एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जो कभी भी ओवरलैप ना करे, बस दे नेवर ओवरलैप। अच्छा, आप एक बात मेरे को एक चीज बताओ जो आपके मन में डाउट आ ही गया होगा कि ये सारे के सारे इवेंट जो है E1 E2 E3 E4 E5 E6 क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, क्या ये सारे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है? आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल? यस और नो? आर these 6 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? बताइए ना। एक्सक्लूसिव मतलब यस यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि बेटा ये ओवरलैप तो नहीं कर रहा ना, इनका भी इंटरसेक्शन कुछ नहीं हो रहा है। यार ऐसा मत सोचो कि सर इनको भी आप सर्कल से बनाओ, ये सेट भी सर्कल से बनाइए ना सर। अरे सर्कल से भी आगे दुनिया होती है सेट थ्योरी की, है ना? हमने थोड़ा सा पढ़ने स्टार्ट किया है। ये सारे के सारे इवेंट्स जो है वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव तो है ही। दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव क्या स्पेलिंग होती है यार, मैं तो सब भूल जाता हूँ। एग्जॉस्टिव ऐसा होता है। ये एग्जॉस्टिव तो है ही है, ये एक्सक्लूसिव भी है सारे के सारे। क्यों? क्योंकि कोई भी इवेंट एक साथ नहीं हो सकता। इवेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे कभी भी कोई भी दो इवेंट इनमें से एक साथ नहीं हो सकते। और अगर फिगर से देखो तो इनमें कोई कॉमन रीजन आ ही नहीं रहा है। दे आर जस्ट शेयरिंग द बाउंड्री।
बाउंड्री शेयर कर लेने से थोड़ी ना कॉमन रीजन आ जाता है, दे आर जस्ट शेयरिंग द बाउंड्री। नहीं, इंडिविजुअली म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं कहते विवेक। विवेक इज आस्किंग कि वो सारे के सारे छह एक साथ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है ना, ये सारे के सारे इवेंट जो छह इवेंट है दे आर ऑल म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। यस, इनमें से ऐसा मत बोल देना कि इवन इज म्यूचुअली, इवेंट वन इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव या इवेंट टू इज म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव जो होता है वो झुंड में आता है, झुंड में। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होते हैं वो झुंड में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको ऐसा भी बोल दूं ना कि इवन और ई टू आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, क्या ये सही है बोलना कि इवन एंड ई टू इवेंट्स दीज टू आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, क्या ये बोलना सही है? नहीं, नहीं सही है। क्यों? क्योंकि इवन और ई टू मिलकर आपको पूरा सैंपल स्पेस नहीं दे पाएंगे, सिर्फ इतना रीजन दे पाएंगे। पूरा सैंपल स्पेस दे दिया अगर तो ही म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव में आपको पूरा झुंड लाना पड़ेगा और झुंड में उतने एलिमेंट रखने पड़ेंगे जब तक आपको पूरा रेक्टेंगल ना मिल जाए। अच्छा, ये तो मैंने बोल दिया कि इवन एंड ई2 आर नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर इवन एंड ई2 सेट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? क्या इवन और ई2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि म्यूचुअली एक्सॉस्टिव में क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता था कि बस दोनों में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्सक्लूसिव में कोई टेंशन नहीं, बस ओवरलैप नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूसिव जरूरी थोड़ी कि मिलकर सैंपल स्पेस देना उनको, नहीं। ये दोनों ने भी कहा मिलकर सैंपल स्पेस दिया था, अलग अलग थे, है ना, बट दोनों ओवरलैप नहीं हो रहे थे, एक्सक्लूसिव, सिंपल इज दैट। तो इवन एंड ए2 दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवन ई2 एंड ई3 they are also mutually exclusive. Similarly, even E2, E3, E4, E5, E6, they are all mutually exclusive. तो अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, ये वाले पर्टिकुलर इवेंट्स है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। लेकिन रिचा ने बहुत जल्दी कंक्लूजन दे दिया है गलत सा। रिचा, आपने जो मेरे से बोला है इट्स अ वेरी वेरी कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, और जो स्टूडेंट ये मिस्टेक करता है ना, एक्चुअली में उसी को समझ में आता है। आपने ये मिस्टेक जो करी, इट्स अ वेरी लॉजिकल मिस्टेक, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। बट आपकी जो आपका स्टेटमेंट है वो पहले मैं रीड कर देता हूँ। ऑल एग्जॉस्टिव आर एक्सक्लूसिव, लेकिन ऑल एक्सक्लूसिव आर नॉट एग्जॉस्टिव, ये गलत है। आई टीच यू हाउ, आई टीच यू, डोंट वरी। देखो, अब मैं आपको एक ऐसा भी एग्जांपल देता हूँ। देखो बहुत ध्यान से सुनो तुम्हें ना, मैं तुमको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा प्रोबेबिलिटी में, एक भी गलती नहीं करोगे, एक भी डेफिनेशन में अटकोगे नहीं, कोई भी कंसेप्चुअल एरर नहीं करोगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैथमेटिकल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, बस आपको बेसिक से समझना है, ठीक है। देखिए, अब रिचा ने मुझे कहा कि ऑल एक्सक्लूसिव आर, पता नहीं क्या बोला था, हमको देखना था। ऑल एग्जॉस्टिव आर एक्सक्लूसिव, जैसे कि ये सारे के सारे छह एलिमेंट्स जो है दे आर ऑल एग्जॉस्टिव, दे आर ऑल एग्जॉस्टिव, है ना, एंड दे आर एक्सक्लूसिव एज वेल। तो सारे के सारे एग्जॉस्टिव इवेंट एक्सक्लूसिव होते हैं, ऐसा वो मेरे को कह रही है। तो उसमें एक छोटा सा एरर है। क्या एरर है? देखो, हो सकता है कि एक इवेंट में ऐसा बना दूं, अब आप बोलोगे सर ये क्या उटपटांग सा शेप है। हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी है भाई कि सेट हमेशा सर्कुलर हो, आप समझो इस चीज को, सेट सर्कुलर हम हमेशा जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि सेट जो है वो सेक्टर शेप में हो। सेक्टर नंबर 1, ये हो गया दूसरा सेट, ये हो गया तीसरा सेट। आपने देखा होगा आपके एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे डायग्राम होंगे उटपटांग से, आप देखना कभी, आपको लगेगा कि क्या बना रखा है, कोई समझाता भी नहीं एनसीईआरटी में कि क्या है। मान लीजिए कि पांचों सेट्स है, ठीक है, E1, E2, E3, E4, E5, ठीक है। मैं आपका जस्ट थिंकिंग होराइजन जो है उसको मैं वाइड कर रहा हूँ, आप बस सोचने की शक्ति आपकी बढ़ा रहा हूँ मैं आपकी, है ना, मैं आपको अभी कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। तो ये आपको मैंने एक पहला एग्जांपल दिया। क्या ये सारे के सारे इवेंट्स, क्या ये सारे के सारे इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, आपको बताना है। और अगर ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है। आराम से टेक योर टाइम एंड मुझे बताइए। दूसरा, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3, ठीक है। थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर बना दिया मैंने, लेट मी जस्ट मेक इट इजियर, आई जस्ट मेक इट इजियर फॉर यू, डोंट वरी। ये एक ऐसा इवेंट बना देता हूँ मैं, और एक में ऐसा इवेंट बना देता हूँ, बस दो ही इवेंट है हमारे पास। और ये तीसरा इवेंट। तो आप मेरे को बताइएगा आराम से, ये पहला इवेंट है E1,
ये दूसरा इवेंट है E2, ठीक है, और ये तीसरा इवेंट है E3, ठीक है। टेक योर टाइम एंड थिंक कि क्या ये तीनों की तीनों इवेंट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, यस और नो। दूसरा क्वेश्चन कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है तो क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। आपको सब सोचने में समय लगेगा, दिमाग में जोर आएगा, लेकिन एट द एंड आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। देखिए कि ये सारे इवेंट्स जो है ये सारे के सारे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। क्यों क्यों भाई, क्यों म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? क्योंकि सारा सबको अगर मैं यूनियन करता हूं तो मेरे को पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा। यूनियन मतलब आपको क्या करना है, शेड करना है। आप सबको शेड करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही मिल गया। तो दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, डेफिनेटली दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है? यस, बिल्कुल ये वाले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है क्योंकि ये छह की छह, सॉरी फॉर 5 इवेंट्स है, ऑल द 5 इवेंट्स आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव इसलिए क्योंकि दे आर ऑल गिविंग यू द सैंपल स्पेस, और एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि इनमें से कोई भी दो सेट ओवरलैप नहीं कर रहे, कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, एक भी सेट, कोई भी दो सेट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। यहां पर आ जाते हैं अपन, क्या ये जो हमारे पास सेट्स है E1 E2 एंड E3 आर दे म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, यस और नो? क्या ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? टाइम, टेक योर टाइम, ओके। दे आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, यस दे आर, यस दे आर। अगर मैं E1 सेट को रेड से शेड करता हूं और E2 सेट को मैं ग्रीन से शेड करता हूं, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन रीजन आ रहा है? हाँ आ रहा है, देखो ना, दोनों में कॉमन रीजन आ रहा है। और मैं E3 को ब्लू से शेड कर देता हूँ, E3 को मैं ब्लू से शेड कर देता हूँ, तो ये लो मैंने E3 को ऐसे शेड कर दिया, ऐसे। तो क्या E1 E2 और E3 को शेड किया मैंने तो मेरे को पूरा रेक्टेंगल मिल गया, मतलब दोनों का यूनियन। आपको यूनियन निकालते आता है, जब आप यूनियन करते हो तो आपको वो सारा रीजन लेना है जहां पे कम से कम एक बार मैंने पेन को चलाया है। टेक ऑल दैट रीजन जहां पे कम से कम एक बार पेन चली हो। तो पूरे रेक्टेंगल में एक एक बार पेन चल गई भाई, तो आपको पूरा सैंपल स्पेस मिल चुका है। तो ये होता है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो E1 E2 E3 आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस और नो बताइए? आर दीज इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें से दो इवेंट जो है ना, ये आपस में, ये दोनों कुछ कॉमन रीजन दे जा रहे हैं। ठीक है, दे आर गिविंग अस सम कॉमन रीजन, और ये जो कॉमन रीजन आ रहा है इसकी वजह से दोनों का इंटरसेक्शन जो है कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो E1 और E2 इवेंट का साइमल्टेनियस अकरेंस पॉसिबल है क्योंकि उनके लिए इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे। और अगर इंटरसेक्शन हो रहा है, अगर इंटरसेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये एक साथ हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं तो एक्सक्लूसिव नहीं हुए ना। दे आर म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव दिस टाइम। तो आपने क्या बोला था, ऑल म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बट थैंक्स फॉर आस्किंग द डाउट एंड थैंक्स फॉर टाइपिंग इट, क्योंकि आप नहीं बोलते तो वैसे भी मैं उसको समझाता ही समझाता, लेकिन मेरे बच्चे अगर मेरे से आगे की चीज पूछ लेते या बता देते तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मतलब यू आर थिंकिंग। ठीक है, तो ये दोनों बातें हैं, यहां तक आप लिख लो। आज आपको मेरे ख्याल से डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी कि क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होता है, क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। अब आप जब भी खाना खाओगे, जब भी नहाने जाओगे, है ना, कुछ भी कर रहे हो, आप बाइक चला रहे हो या फिर पढ़ाई ही कर रहे हो, केमिस्ट्री के बीच में ब्रेक ले रहे हो, आप बार बार बीच में अपने आप से बोलो कि बता म्यूचुअली एक्सॉस्टिव क्या होता है, बता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या। पागलों की तरह सोचते रहो उसको दिन रात, क्योंकि आपको आज समझ में आ गया है, लेकिन आप 4 दिन में एक चीज भूल जाओगे। सो आई डोंट वांट यू टू फॉरगेट इट, कीप थिंकिंग अबाउट इट, है ना। एक और इवेंट होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सर आप फिर से ये बता सकते हो सर, वो दूसरा वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे हुआ?
एक्सक्लूसिव इसलिए हुआ क्योंकि E1 और E2 एक्सक्लूसिव नहीं हुआ है ना, क्योंकि E1 और एग्जॉस्टिव क्यों हुआ? तीनों का यूनियन जो हो रहा है, E1 का और E2 का और E3 का, वो आपको पूरा, अच्छा ये बताओ मुझे तुम, आप इंटरसेक्शन, सॉरी आप यूनियन हो सकता है भूल गए, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे कि ये एक अपन ने ऐसे देखा, ए सेट है, बी सेट है, ठीक है, सेट ए और सेट बी का यूनियन क्या होगा, कौन सा रीजन आएगा बताओ मुझे? वो बीच यूनियन वाला। कौन सा? वो तो इंटरसेक्शन है, ये तो सिर्फ मतलब तो ए बी पूरा मिला के ये पूरा पूरा आ जाएगा ना, हम्म। पूरा आ जाएगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने ए पर शेड करा होगा और आपने बी पर शेड करा होगा, और उस प्रोसेस में भले ही यहाँ पे बीच में 2 बार पेन चल गई हो, लेकिन लेकिन शेड तो पूरे में हो गया ना, तो जहां पर कम से कम 1 बार पेन चली है वो पूरा यूनियन होता है। तो यूनियन का मतलब क्या हो गया? दिस कंप्लीट कंप्लीट रीजन, ये पूरा कंप्लीट रीजन जो हो गया वो ए और बी का यूनियन हो गया, ठीक है ना। तो 2 बार पेन चली, वो वाला रीजन की यूनियन में आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे E1 में अपन ने पेन चलाया, E2 में अपन ने पेन चलाया, यहाँ पे भले ही 2 बार, ये बीच वाले रीजन में भले ही 2 बार पेन चल गई हो, और E3 में भी पेन चलाया हमने, तो सारे रीजन को हमने शेड करा। जहां जहां अपन ने शेड करा, तो E1 E2 और E3 को जैसे ही हमने शेड करा, तो अपने को पूरा रेक्टेंगल ही शेड होता हुआ दिखाई दे गया जब हमने तीनों सर, इवेंट। हाँ सर। आगे समझो। नहीं सर, लेकिन जो डेफिनेशन जो है वो था कि बस उसके बॉर्डर टच कर रहे हैं एक दूसरे को। किसका डेफिनेशन था ऐसा? एग्जॉस्टिव का मतलब आपने लिखा है नहीं, लेकिन मैं वैसे होता लिखवाऊंगा है। ना, मैं लिखवाया कहाँ है? मैंने नहीं कहाँ लिखा है। लिखवाया? हाँ मतलब सिर्फ बॉर्डर सर्च करते हैं, मतलब नहीं, पूरा ऐसा बिल्कुल नहीं मतलब होता है। वो पूरा सारे अगर, यूनिवर्सल सेट में सिर्फ बॉर्डर टच करते हैं एक दूसरे से। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा होना चाहिए कि वो सारे इवेंट जिसमें यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स, यूनियन ऑफ ऑल द सेट्स या यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट्स जो है वो 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ ऑल द यूनियन अगर 1 आ जाए, या फिर सारे ऐसा, वो सब भी छोड़ो, सिर्फ इतना देखो कि जितने भी इवेंट्स हैं उन सब का यूनियन जो है, उन सब का यूनियन जो है वो आपको पूरा रेक्टेंगल दे दे, पूरा यूनिवर्सल सेट दे दे, तो वो म्यूचुअल एग्जॉस्टिव कहलाएगा। बाउंड्री शेयर करना, बाउंड्री कट करना, टच करना, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होता है। बस सिंपली ये होना चाहिए, यूनियन किया और आपको सैंपल स्पेस मिल गया, दैट इज अ म्यूचुअल एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है सर। ठीक है, तो यही अपनी मेन डेफिनेशन जो अपन यहाँ पे जगह छोड़ रखी है उसमें लिखेंगे, दैट इज, ये तो मैं चलो अंग्रेजी में लिखवाऊंगा बहुत ज्यादा हाई फाई, तो वो लिख लो आप। इवेंट एज, ये लास्ट है अपना आज का, बस इतना ही अपन पढ़ेंगे। इवेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस, इवेंट एज अ कॉन्सिक्वेंस of an experimental performance, of an experimental performance, of an experimental performance are said to be exhaustive if nothing beyond, वो सारे इवेंट जिनके अलावा कोई और कुछ नहीं हो सकता, बस कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है ना। इफ नथिंग बियॉन्ड those listed in the set, nothing beyond those listed in the set of possible outcomes sample space can occur। मैं समझा तो चुका ही हूँ मैं आपको, ये डेफिनेशन भी समझा दूंगा। ठीक है, इन शॉर्ट, in short, if the union of events gives us
sample space, then all those events are called mutually exhaustive. All those events are called mutually exhaustive. ठीक है, तो सारे इवेंट्स, वो सारे इवेंट जिनका यूनियन आपको पूरा का पूरा सैंपल स्पेस दे दे। सैंपल स्पेस के बगल में आप लिखो यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सैंपल स्पेस दे दे, वो सारे इवेंट्स क्या होते हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होते हैं। वो सैंपल स्पेस देने का तरीका कैसे भी हो सकता है, हो सकता है वो बाउंड्री जो है शेयर करके दे या फिर ओवरलैप करके दे, कैसे भी हो सकता है, बस यूनियन जो होता है वो रेक्टेंगल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात मेरे को बताओ कि सैंपल स्पेस पूरा आ गया तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है होने की। मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मैंने अब सिक्का को उछाला, ठीक है, तो आप बस इतना लिख लो अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ऑल द इवेंट E1 E2 से लेकर En तक अगर 1 हो जाती है, ठीक है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, ये चीज अपने को पता है क्योंकि अगर अपन सिक्का उछालते हैं सैंपल स्पेस क्या आता है, हेड और टेल। ठीक है, तो अगर मैंने आपको बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि सिक्का उछालने पे हेड आ जाए या टेल आ जाए, हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो आप बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, ये तो श्योरली या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब श्योरली मतलब कि जो आपने बोला वो तो होना ही होना है ना, तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सैंपल स्पेस ही बोल डाला ना मैंने क्या बोल दिया कि हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैंने पूछ लिया आपसे कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। भाई सैंपल स्पेस तो वही होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने डाई रोल करा, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि 1 2 3 4 5 6 आ जाए क्या प्रोबेबिलिटी कि 1 2 3 4 5 6 आ जाए। तो बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने सब कुछ पूछ डाला आपसे, है ना, जो जो आ सकता था उन सबकी प्रोबेबिलिटी, और जो जो आ सकता था वो तो आना ही आना है, उनमें से कुछ ना कुछ आना ही आना है। तो 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 हो जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए या 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो ऑफकोर्स 1 है। आपने जो बोल दिया सर वो तो होना ही होना है, इनके अलावा कुछ थोड़ी होगा। तो बेसिकली मैंने सबका यूनियन बोल डाला है, तो सारे इवेंट्स का यूनियन जो हो गया वो सैंपल स्पेस हो गया। तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, तो यहाँ पे लिख लो ये 1 होती है फॉर अ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, इसको थोड़ा और अपन डिटेल में समझेंगे। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या हो जाता है कि जो यूनियन होता है, ये जो यूनियन होता है ना वही सैंपल स्पेस हो जाता है। यहाँ लिख लो ऐसे करके, ये पूरा सैंपल स्पेस हो जाता है फॉर अ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी तो 1 होती ही होती है। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट में ये पूरा सैंपल स्पेस हो जाता है, E1 E2 E3 E4 En तक का यूनियन सैंपल स्पेस ही हो जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 होना ही होना है। ठीक है, तो हमने आज क्या सीखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं जो कभी भी ओवरलैप ना करे, है ना। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं जो कभी भी नहीं, एग्जॉस्टिव होते हैं जो मिलकर आपको पूरा रेक्टेंगल दे डाले, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट, खत्म बस। मतलब उनका यूनियन जो होता है वो सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए और उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। ठीक है, उनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, सॉरी, यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। बस बाकी की अपन चीजें बाद में देखेंगे। क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया ही नहीं, बस डेफिनेशंस बताइए मैंने आपको। कल अपन क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और फिर अपन ऑड्स पढ़ेंगे एंड देन वी विल सॉल्व वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मेजरली अपना जो भी बोर्ड्स का सिलेबस है वो कल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटा बोर्ड्स का तो बहुत छोटा सिलेबस है, चाहे वो स्टेट बोर्ड, अच्छा स्टेट बोर्ड में एक और आपका थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, बट सीबीएसई का कुछ ज्यादा ही आसान है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कुछ अपने पास ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी, बहुत जल्दी हो जाएगा चैप्टर। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व वेक्टर 3D। होमवर्क आपका वही है जो मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। 98 क्वेश्चंस आप कल की क्लास के पहले भेज दे, जो भी नहीं भेजेगा मैं उसको कल की क्लास में एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला हूँ, एंड आई एम वेरी सीरियस, क्योंकि फिर आपको वेक्टर 3D मुश्किल लगेगा, मेरे को वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। इतना आसान टॉपिक मुश्किल नहीं लगना चाहिए।
तो 98 तक आप सॉल्व करके आओगे तभी मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, चाहे आप मेरे सामने कितना भी रोने लग जाओ, मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चल मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू। क्या टाइप कर रहे हो भाई? सर 30 तक किया है मैंने। 30 तक किया तो 98 तक करना है ना यार, करो आप प्लीज, ट्राई टू डू इट इन 2 or 3 सिटिंग्स। 2-3 सिटिंग में करो, धीरे धीरे हो जाएगा। पुराना होमवर्क यार, हो जाना चाहिए। कोई भी बुक मारे, ठीक है कोई बात नहीं, 30 के आगे का भेज दो मेरे को ध्रुव, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलिए, बाय एवरीवन, थैंक यू।